नमस्कार, न्यूज वन इंडिया में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं धर्मराज सिंह। न्यूज वन इंडिया की खबर पर मुहर लगी है। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव की अधिसूचना जारी हो गई है। कुल 4 चरणों में उत्तर प्रदेश में पंचायत के चुनाव होंगे और इन चुनाव के लिए मतदान की तारीखों की अगर बात करें कि वोटिंग कब कब होगी, 15 तारीख, 19 तारीख, 26 तारीख और 29 तारीख। 15 अप्रैल, 19 अप्रैल, 26 अप्रैल, 29 अप्रैल को वोटिंग होगी और 2 मई को रिजल्ट आएंगे, यानी कि मतगणना होगी 2 तारीख को ही, 2 मई को ही। 5 राज्यों में जो विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं, जिसके लिए पहले फेज चरण की वोटिंग कल यानी 27 तारीख को होगी। 2 मई को उन राज्यों के भी चुनाव परिणाम आएंगे। पहले फेज में 18 जिले हैं, दूसरे में 19 जिले हैं, तीसरे में 20 जिले हैं और चौथे में 18 जिले हैं। तो इन जिलों का मतदान एक दिन में समाप्त हो जाएगा, जो अलग अलग फेजेज में हैं। इसके अलावा पहले चरण का मत जो है वो 15 अप्रैल को होगा, दूसरे चरण का 19 को होगा, तीसरे चरण का 26 को होगा, 26 अप्रैल को। ये सभी अप्रैल हैं, ये 15 अप्रैल, 19 अप्रैल, 26 अप्रैल और चौथे चरण का 29 अप्रैल को होगा। और मतगणना अगले महीने यानी मई महीने में 2 तारीख से प्रारंभ होगा। ये संक्षिप्त में ये हमारे कार्यक्रम है और ये आज से प्रक्रिया इसकी प्रारंभ होगी। इसमें 3 अप्रैल से 2 मई तक ये कार्यक्रम चलेगा। इसमें पहले फेज का नामांकन जो है वो 3 अप्रैल को रखा गया है। नामांकन पत्रों की समीक्षा 5 अप्रैल को रखी गई है। उम्मीदवारी वापस लेने का दिनांक 7 अप्रैल रखा गया है। प्रतीक आवंटन भी उसी दिन सायंकाल 3 बजे के बाद किया जाएगा। फिर 15 को मतदान होगा और मतगणना जैसे कि मैंने बताया ये 2 तारीख को होगा। तो पंचायत चुनाव की अधिसूचना जारी हो गई है। 15 अप्रैल को पहले चरण के लिए वोट डाले जाएंगे। 4 चरणों में चुनाव होंगे और इसी के तहत दूसरे चरण की जो वोटिंग है वो 19 अप्रैल को होगी। 26 अप्रैल को तीसरे चरण के लिए मतदान होगा और 29 अप्रैल को चौथे चरण के लिए वोट डाले जाएंगे। 2 मई को पंचायत चुनाव के नतीजे आएंगे। अगर पहले चरण की बात करें तो ये वो जिले हैं सहारनपुर, गाजियाबाद, रामपुर, बरेली, हाथरस, जहां पर वोट डाले जाएंगे। आगरा, कानपुर नगर, झांसी, महोबा, प्रयागराज में पहले चरण के लिए वोट डाले जाएंगे। इसके अलावा रायबरेली, हरदोई, अयोध्या, श्रावस्ती, संत कबीर नगर में भी फर्स्ट फेज में ही वोटिंग होगी। गोरखपुर, जौनपुर और भदोही में फर्स्ट फेज में वोट डाले जाएंगे। और अब बात करते हैं दूसरे चरण की। मुजफ्फरनगर, बागपत, गौतम बुद्ध नगर, बिजनौर, अमरोहा, बदायूं, एटा, मैनपुरी, कन्नौज, इटावा, इन जिलों में दूसरे चरण में वोट डाले जाएंगे। ललितपुर, चित्रकूट, प्रतापगढ़, लखनऊ, लखीमपुर खीरी, ये वो जिले हैं जहां पर दूसरे फेज में वोट डाले जाएंगे। सुल्तानपुर, गोंडा, महाराजगंज, वाराणसी, आजमगढ़। और अब बात करें तीसरे चरण की। तीसरे चरण में शामली, मेरठ, मुरादाबाद, पीलीभीत, ये वो जिले हैं जहां पर थर्ड फेज में वोटिंग होगी। फिरोजाबाद, औरैया, कानपुर देहात, जालौन में तीसरे चरण में वोट डाले जाएंगे। हमीरपुर, फतेहपुर, उन्नाव, अमेठी, बाराबंकी में तीसरे चरण में वोट पड़ेंगे। बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, देवरिया, चंदौली, कासगंज, मिर्जापुर और बलिया में तीसरे चरण में वोट डाले जाएंगे। बात करते हैं चौथे चरण की। चौथे चरण में बुलंदशहर में वोट पड़ेंगे। हापुड़, संभल और शाहजहांपुर में वोटिंग फोर्थ फेज में होगी। अलीगढ़, मथुरा, फर्रुखाबाद, बांदा, कौशाम्बी, ये वो जिले हैं जहां पर फोर्थ फेज में वोटिंग होगी। सीतापुर, अंबेडकर नगर, बहराइच, बस्ती में, कुशीनगर, गाजीपुर, सोनभद्र, मऊ में चौथे चरण में वोट डाले जाएंगे। बुलंदशहर, हापुड़, संभल, शाहजहांपुर, चलिए बढ़ते आगे। वाराणसी और कानपुर में पुलिस कमिश्नरों की तैनाती कर दी गई है। असीम अरुण को
कानपुर का पहला पुलिस कमिश्नर नियुक्त किया गया है। असीम अरुण इससे पहले डायल 112 यानी डायल 112 में एडीजे के पद पर तैनात थे। और वाराणसी की बात करें तो वाराणसी में पुलिस कमिश्नर के तौर पर पहली तैनाती ए सतीश गणेश की हुई है। कल योगी कैबिनेट की बैठक में उत्तर प्रदेश में 2 और शहरों को कमिश्नरेट व्यवस्था के तहत कैबिनेट की मंजूरी मिल गई थी। कुल 14 प्रस्ताव आए थे और उन 14 प्रस्तावों में ये भी एक प्रस्ताव था जिसमें कानपुर और वाराणसी को कमिश्नरेट बनाने का प्रस्ताव कैबिनेट के समक्ष रखा गया था। इसे कैबिनेट ने अपनी मंजूरी दी और मंजूरी देने के साथ ही दोनों जगहों पर कमिश्नरों की तैनाती कर दी गई। असीम अरुण जो एडीजे डायल 112 में थे उन्हें पहले कमिश्नर के तौर पर कानपुर में नियुक्त किया गया है और ए सतीश गणेश को वाराणसी में कमिश्नर के तौर पर नियुक्त किया गया है। और चलिए आपको बताते हैं कानपुर के जो पहले कमिश्नर बनाए गए हैं असीम अरुण, इनके बारे में थोड़ा कुछ। कानपुर जिले में पहले पुलिस कमिश्नर बनाए गए हैं असीम अरुण। 1994 बैच के 1994 बैच के आईपीएस हैं असीम अरुण और उत्तर प्रदेश में एक काफ़ी तेज तर्रार पुलिस अधिकारी के तौर पर जाने जाते हैं। फिलहाल 112 की वो जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। मूल रूप से उत्तर प्रदेश के कन्नौज जिले के रहने वाले हैं असीम अरुण और अब उन्हें कानपुर में जो कमिश्नर बनाया गया है उसमें उन्हें कमिश्नर के तौर पर तैनात किया गया है। वो पहले कमिश्नर हैं कानपुर के। और चलिए इसके साथ ही एक और कमिश्नरेट बनाया गया है वाराणसी, वहां पर तैनात किया गया है सतीश गणेश को। उनके बारे में भी आपको बताते हैं कि सतीश गणेश हैं कौन। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि वाराणसी में जो पहले पुलिस कमिश्नर कौन होंगे, ये सवाल आपसे पूछा जाएगा तो उसमें नाम आएगा सतीश गणेश का। पहले कमिश्नर बने हैं, उत्तर प्रदेश के काफ़ी तेज तर्रार पुलिस अफसर ये माने जाते हैं, तभी इनकी तैनाती हुई है वाराणसी में। सतीश गणेश 1996 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। आगरा में आईजी और एडीजे के पद पर ये तैनात रह चुके हैं। वाराणसी में डीआईजी रेंज के पद पर भी तैनात रह चुके हैं, तो कम उस इलाके के बारे में उनको जानकारी जरूर होगी क्योंकि वो डीआईजी का पद वहां पर संभाल चुके हैं। मूल रूप से बिलासपुर के रहने वाले हैं। तो सतीश गणेश का एक परिचय है। 1996 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। उत्तर प्रदेश के तेज तर्रार आईपीएस अधिकारियों में इनकी गिनती होती है। और सेवा की अगर बात करें तो आगरा रेंज के ये एडीजी रह चुके हैं, आईजी रह चुके हैं। वाराणसी में इनको कमिश्नर के तौर पर पहली तैनाती मिली है, तो उस इलाके में डीआईजी का पद संभाल चुके हैं। और चलिए आपको बताते हैं कि किस कमिश्नरी के अंतर्गत कितने थाने आते हैं। और कमिश्नरी सिस्टम लागू होने के बाद वाराणसी कमिश्नरी में 18 थाने आएंगे। उसके नाम इस वक्त आपको हम दिखाएंगे। 18 थाने आएंगे जबकि 10 थाने ग्रामीण के अंतर्गत आएंगे। कानपुर कमिश्नरी की बात करें तो 34 थाने होंगे और आउटर में 11 थाने होंगे। दस थाने ग्रामीण के अंतर्गत आएंगे। ये कानपुर कमिश्नर में 34 थाने होंगे और कानपुर आउटर में 11 थाने होंगे। वाराणसी में 18 थाने होंगे और ग्रामीण के अंतर्गत 10 थाने आएंगे। और ये वाराणसी के अंतर्गत आने वाले थाने हैं चैतगंज, जैतपुरा, सिगरा, छावनी, शिवपुर, सारनाथ, लालपुर, पांडेपुर, दशाश्वमेध चौक, लक्सा, पर्यटक और महिला थाना शामिल है।
कोतवाली, आदमपुर, रामनगर, भेलुपुर, लंका, मड़ुआडीह, चैतगंज, जैतपुरा, सिगरा, छावनी, शिवपुर, सारनाथ, ये सभी थाने वाराणसी नगर के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद अगर ग्रामीण की करें तो रोहनिया, जंस, लोहता, बड़ा गांव, मिर्जा मुराद, चौबेपुर, चौलापुर, फूलपुर और सिंधौरा शामिल हैं। ये थाने हैं जो ग्रामीण वाराणसी के अंतर्गत आते हैं। रोहनिया, जंस, लोहता। और अब बात कानपुर नगर की करें तो कोतवाली, फिलखाना, मूलगंज, कलेक्टरगंज, हरबंश, मोहाल, बादशाही नाका, अकबरगंज, रायपुरवा, बेकनगंज, छावनी, रेल बाजार, चकेरी, कर्नलगंज, ग्वालटोली, कोहना, सीसा, मऊ, बजरिया, चमनगंज, स्वरूपनगर, नवाबगंज, काकादेव, कलवानपुर, पनकी, बिठूर, बाबूपुरवा, जूही, किदवई नगर, गोविंद नगर, नौबस्ता, बर्रा, नजीराबाद, फजलगंज, अमरापुर और महिला थाना शामिल है। ये कानपुर नगर के थानों की हम बात कर रहे हैं। इसके बाद बात करते हैं कानपुर ग्रामीण की। महाराजपुर, नरवल, खजेंडी, बिल्हौर, ककवन, चौबेपुर, शिवराजपुर, घाटमपुर, साड़, सजेती और बिधुन, ये वो थाने हैं जो कानपुर ग्रामीण के अंतर्गत आते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगली खबर दिल्ली से है। आपसे थोड़ी देर में मुख्तार अंसारी के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ जाएगा। मुख्तार अंसारी को पंजाब से उत्तर प्रदेश की जेल में ट्रांसफर किया जाए या नहीं जाए, ये मामला सुप्रीम कोर्ट में है और सुप्रीम कोर्ट इस पर अब से थोड़ी देर में फैसला सुना सकता है। पंजाब से उत्तर प्रदेश लाने की मांग उत्तर प्रदेश शासन ने किया है और मुख्तार अंसारी की याचिका लगाई गई कि मुख्तार अंसारी उत्तर प्रदेश अभी आना नहीं चाहता है। इसको लेकर जो याचिका लगाई गई है, अब से थोड़ी देर में सुप्रीम कोर्ट इस मामले को सुनेगा और इस मामले पर फैसला दे सकता है कि क्या मुख्तार अंसारी को पंजाब की जेल से उत्तर प्रदेश की जेल में शिफ्ट किया जाए या नहीं। तो अगली खबर लखनऊ से है, जहां पर होली पर कर्मचारियों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सौगात दी है। हर विभाग के कर्मचारियों के लिए वेतन भुगतान के निर्देश दिए गए हैं। होली से पहले तमाम विभागों को यह निर्देश दिया गया है कि वो कर्मचारियों का वेतन दे दें। जल निगम कर्मचारियों को 3 महीने का वेतन देने का निर्देश दिया गया है। जल निगम के कर्मचारियों का 3 महीने से वेतन रुका हुआ था और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसी के मद्देनजर तमाम विभागों को निर्देश दिया है कि होली से पहले तमाम कर्मचारियों की जो वेतन है, जो तनख्वाह है, उसको रिलीज किया जाए। विशेष तौर पर जल निगम के कर्मचारियों की अगर बात करें तो उनका 3 महीने का वेतन रुका हुआ था और सीएम ने निर्देश दिया है कि उनको 3 महीने का वेतन जल्द से जल्द यानी होली से पहले भुगतान कर दिया जाए। हर विभाग के कर्मचारियों के लिए निर्देश जारी किया गया है ताकि त्यौहार के मौसम में जो सरकारी कर्मचारी हैं उनके परिवारों का रंग यहाँ फीका ना पड़े, इसका ख्याल राज्य सरकार ने रखा है और होली से पहले सभी कर्मचारियों को वेतन भुगतान करने का निर्देश दिया गया है। और बड़ी खबर लखनऊ से इस वक्त आ रही है, जहां पर सचिवालय में 13 कर्मचारी कोरोना संक्रमित हो गए हैं। सभी कर्मचारी खाद्य रसद विभाग में तैनात हैं। सचिवालय में सभी अनुभागों को इस वक्त बंद कर दिया गया है। एक साथ 13 कर्मचारी संक्रमित होने से सचिवालय में हड़कंप मच गया है। बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तर प्रदेश का सचिवालय में इस वक्त हड़कंप मचा हुआ है क्योंकि एक साथ 13 कर्मचारी सचिवालय के कोरोना संक्रमित हो गए हैं। 13 कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं और ये सभी कर्मचारी खाद्य रसद विभाग से ताल्लुक रखते हैं। इनकी तैनाती खाद्य रसद विभाग में हुई है और जैसे ही पूरे सचिवालय में यह खबर फैली है, सचिवालय में हड़कंप मच गया है। सभी अनुभागों को यानी जितने वहां पर दफ्तर थे सभी को बंद कर दिया गया है। बड़ी खबर इस वक्त की, उत्तर प्रदेश के सचिवालय में इस वक्त हड़कंप मचा है क्योंकि खाद्य और रसद विभाग में तैनात 13 कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। लखनऊ में माध्यमिक शिक्षा निदेशालय में 10 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। 5 अधिकारी और 5 कर्मचारी कोरोना
संक्रमित हुए हैं। तो लखनऊ से एक और बड़ी खबर, माध्यमिक शिक्षा निदेशालय में 5 अधिकारी और 5 कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। मंजू शर्मा अपर निदेशक माध्यमिक शिक्षा, विवेक नौटियाल उप निदेशक, विकास श्रीवास्तव उप निदेशक, दीपचंद प्रेमचंद्र कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। वहीं विधि अधिकारी डीके राठौर भी कोरोना संक्रमित हो गए। 5 कार्यालय सहायक भी कोरोना संक्रमित हुए हैं। बाकी अधिकारियों और कर्मचारियों की जांच जारी है और उनकी रिपोर्ट आने के बाद ही ये साफ हो पाएगा कि क्या 10 ही लोग हैं या फिर इनसे ज्यादा लोग कोरोना से संक्रमित हुए हैं। एसके वाजपेयी इस वक्त मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए। एसके वाजपेयी, क्या कुछ अपडेट इस मामले में आपके पास है? माध्यमिक शिक्षा निदेशालय में भी 10 लोग पॉजिटिव पाए गए, सचिवालय में भी 13 कर्मचारी पॉजिटिव पाए गए हैं। तो अब ये देखने को मिल रहा है कि कोई भी इलाका अछूता नहीं है, आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं। ये प्रशासन और सरकार के लिए चिंता का विषय है। बिल्कुल, हम देखें चाहे वो सचिवालय हो या माध्यमिक शिक्षा निदेशालय हो, लगातार जिस तरीके से कोरोना पॉजिटिव निकलकर सामने आए हैं। सचिवालय में भी खाद्य जो निदेशालय है वहां के 10 कर्मचारी पॉजिटिव हैं। वहीं अगर हम शिक्षा निदेशालय की बात करें तो 10 कर्मचारी और 5 अधिकारी इसमें कोरोना पॉजिटिव हैं। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से केसेस ये बढ़ रहे हैं, निश्चित है कि इन बढ़ते हुए केसेस को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार, साथ ही साथ जो स्वास्थ्य विभाग है उसके लिए परेशानी का सबब जरूर है। क्योंकि जिस तरीके से खासतौर पर राजधानी लखनऊ में बड़े पैमाने पर हम कहें कि प्रदेश में सर्वाधिक तो कोरोना के संक्रमित थे वो लखनऊ से थे और उसको लगातार उत्तर प्रदेश सरकार के प्रयास से पूरी तरीके से काबू में किया गया था। लेकिन पिछले करीब 2 सप्ताह से लगातार जिस तरीके से केस बढ़ रहे हैं, कहीं ना कहीं वो चिंता की बात जरूर है। हालांकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने टीम 11 की बैठक के दौरान निर्देशित किया था कि लखनऊ, कानपुर, नोएडा, मेरठ और प्रयागराज जो जिले हैं जहां से लगातार केसेस बढ़कर आ रहे हैं, ऐसे जिलों में विशेष सतर्क। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया एसके वाजपेयी आपका। नोएडा में सुपरटेक बिल्डर के खिलाफ मालिकों की मुश्किलें, जो बिल्डर हैं उनके मालिकान की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। बड़ी खबर नोएडा से, सुपरटेक बिल्डर के मालिकों के खिलाफ मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। सुपरटेक के डायरेक्टर पर कोर्ट ने एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। सुपरटेक के सीएमडी आरके अरोड़ा, डायरेक्टर मोहित अरोड़ा पर एफआईआर के आदेश दिए गए हैं। एल&टी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी के अधिकारियों पर भी एफआईआर के आदेश दिए गए हैं। कोर्ट ने नोएडा के सेक्टर 58 थाने में एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। 5 फरवरी को सेक्टर 58 थाने में धोखाधड़ी का मामला दर्ज हुआ था। एल&टी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी के साथ मिलकर धोखाधड़ी का आरोप था। फर्जी दस्तावेज बनाकर बायर्स के साथ धोखाधड़ी का आरोप इन लोगों पर है। पीड़ित ने कोर्ट में एक एफआईआर दर्ज करने की गुहार लगाई थी, जिसके बाद कोर्ट के दखल के बाद नोएडा के सेक्टर 58 थाने में इनके खिलाफ केस दर्ज हुआ है। निशांत शर्मा इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए। निशांत, क्या कुछ अपडेट है, किस मामले पर क्या इनके खिलाफ कंप्लेंट है? देखिए, सुपरटेक ग्रुप है और मशहूर बिल्डर है। सुपरटेक मशहूर बिल्डर के खिलाफ पहले भी कितने मुकदमे दर्ज हो चुके हैं और जिसके बाद अब न्यायालय में जो पीड़ित ने गुहार लगाई है, तो गुहार लगाने के बाद सुपरटेक के सीएमडी आरके अरोड़ा और उसके डायरेक्टर मोहित अरोड़ा समेत जो अन्य लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के आदेश दिए हैं और सेक्टर 58 थाने में एफआईआर दर्ज की जाएगी। और सबसे बड़ी बात रही है कि ग्रुप हाउसिंग जो कंपनी है, एल&टी ग्रुप हाउसिंग कंपनी है, जो फाइनेंस कंपनी है, इस पर भी मिली भगत का आरोप लगाया गया। तमाम तरीके से पहले भी इसी मामले में एक एफआईआर दर्ज हुई थी नोएडा के सेक्टर 58 थाने में। वहीं अब दूसरी एफआईआर होने के आदेश कर दिए गए हैं। न्यायालय के आदेशों पर जो एफआईआर दर्ज होगी। और सबसे बड़ी बात है कि लगातार धोखाधड़ी के मामले सामने आ रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया निशांत आपका। वहीं सुपरटेक से जुड़ी एक और खबर है। सुपरटेक बिल्डर को रेरा ने कारण बताओ नोटिस जारी किया है। प्रोजेक्ट को समय पर पूरा नहीं करने के बाद सुपरटेक को यह नोटिस जारी किया गया है। बताया जा रहा है कि सुपरटेक की 36 परियोजनाएं हैं जो पंजीकृत हैं। पंजीकरण खत्म होने के बाद भी किसी तरीके का नवीनीकरण नहीं करवाया गया है।
तो सुपरटेक की मुश्किलें हैं कि खत्म नहीं हो रही हैं। रेरा ने सुपरटेक बिल्डर्स को कारण बताओ नोटिस जारी किया है, क्योंकि बताया जा रहा है कि इन्होंने 36 प्रोजेक्ट को लेकर रजिस्ट्रेशन करवाया था। 36 प्रोजेक्ट का रजिस्ट्रेशन इन्होंने करवाया है, लेकिन एक भी प्रोजेक्ट पर काम नहीं हुआ है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।